मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टेंजेंट मान लो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये कर्व जो होगा ना, ये कर्व ये इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट क्या है आपका x इक्वल टू ए, हाँ, तो ये कर्व जो है x इक्वल टू ए पे ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये माना जाएगा। फिर तो सुनो कहानी, अगर हमें मालूम करना हो कि कोई भी कर्व कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उस कर्व पे एक हम टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उस पॉइंट पे उस कर्व को टच करके निकल जाएगी। तो इस कर्व पे हमें क्या करते हैं, ऐसा लाइन खींचते हैं जो कि इसको छू के निकल जाए, मतलब टेंजेंट खींचते हैं। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, हाँ अभी वो बात की बात है, हाँ स्लोप स्लोप स्लोप, हाँ गुड। तो ये जो थीटा होता है, दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस कर्व, या यू कैन से दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व। हाँ, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज स्लोप ऑफ दिस कर्व, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज slope of this, slope of this curve at x equal to a। अच्छा, इसके अलग यहाँ पे एक अलग टेंजेंट होगा, यहाँ पे एक अलग लाइन होगा, है कि नहीं? यहाँ पे एक अलग लाइन होगा। बाबू बात समझना मेरी बात को। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप पाया जाएगा, इसके हर पॉइंट पे एक अलग अलग स्लोप पाया जाएगा। जैसे इस केस में अलग एंगल है, कुछ थीटा 2 है, कुछ थीटा 2 है। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं कहेंगे, स्लोप ऑफ कर्व कहेंगे। tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, ठीक है, इस पॉइंट x इक्वल टू a पे, ठीक है। और x, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, चलो हमने यार एक बार रिफ्रेश किया है, हाँ हमने एक बार रिफ्रेश किया है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, अच्छा ठीक है, तो ये बताओ कि इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। अब सवाल तो ये उठता है, या इस टेंजेंट का सर ये एंगल थीटा है, ये कैसे मालूम करेंगे? क्लियर? तो दिस विल द डिफरेंशिएशन विल गिव यू, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, मान लो ये फंक्शन है आपका, क्या ये किसका ग्राफ है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। सो डिफरेंशिएशन of y with respect to x at point x equal to a will be tan theta। हाँ, ये क्या होगा tan theta, मतलब tan theta क्या होगा आपका, tan theta होगा आपका डिफरेंशिएशन किसका, y का, कहाँ पे, x इक्वल टू a पे। अगर आप y को कर दोगे डिफरेंशिएट, हाँ हालांकि हम लोग बाद में पढ़ते हैं, लेकिन आपने चूंकि सवाल उठा दिया तो हम बता रहे हैं, अगर आप इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दोगे, हाँ कहाँ पे, x इक्वल टू a पर, तो इस कर्व पे जो टेंजेंट है ना, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मालूम चल जाएगा, दैट इज थीटा। मतलब आपको स्लोप मालूम चल जाएगा, आपको स्लोप मालूम चल जाएगा, आपको स्लोप मालूम चल जाएगा। बात नहीं, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। और वहीं अगर कर्व पे, सुनो, अगर कर्व पे कॉर्नर पॉइंट आ जाए, कॉर्नर पॉइंट आ जाए, हाँ हाँ आ रहा हूँ, हम क्या कह रहे हैं, कहानी सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया कि पहली बात, और स्टार्टिंग से कहानी सुनते हैं, कहानी हम लोग स्टार्टिंग से सुनते हैं। हमने कहा कि ये दो लाइन, एक लाइन है, ये वाला लाइन है, और हमने पैरेलल लाइंस बना दिए ढेर सारे। हमने एक का एंगल का नाम दे दिया कि भाई मान लो ये एंगल थीटा पे है, तो हमने कहा कि बताओ सारे एंगल क्या है, आपने कहा था करस्पॉन्डिंग एंगल से सब थीटा बन जाएंगे, हमें अच्छा लगा ये बात। हमने वही एक टेढ़ा मेढ़ा कर्व बना दिया, हमने कहा मान लो ये थीटा है, बाकी एंगल बताओ, आपने कहा था नहीं निकाल पाएंगे। हमने कहा बहुत आसान है निकालना, सुनो कैसे। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया डिफरेंशिएशन का। हमने कहा किसी भी कर्व का भी एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, और कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन? टू नो द स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट। दिस इज द ओनली रीजन वी विल हैव टू स्टडी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हमारे दुनिया में यही महत्व है, यही यूज है, क्या कि बाय नोइंग द डिफरेंशिएशन we can find the angle of inclination of any slope at a given point. By using differentiation, we can know the angle of inclination of any curve at a given point. Or you can say alternatively that the differentiation of a function at a given point gives what? Gives the slope of the curve. Slope of the curve. ठीक है? Gives the slope of the curve. कहानी कह रहा है कहानी इंस्टॉलमेंट में सुनाई दे रही है। हाँ, तो थोड़ा नेटवर्क आज लाइक कर रहा जाता, धीमे धीमे चलते हैं। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन है किसका, y का, विद रिस्पेक्ट टू x
एट पॉइंट x इक्वल टू ए विल बी tan थीटा। वो क्या होगा आपका tan थीटा, मतलब इस कर्व का आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। इस कर्व का आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे। अच्छा, अब हम क्या कह रहे थे कि आप किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। हाँ, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है बेटा, केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। अगर कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा तो आप यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा कर्व टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल हो जाएंगे। तो मान लो एक आपका थीटा 1 पे है, एक आपका थीटा 2 पे है, एक आपका थीटा 3 पे है, तो ढेर सारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। क्यों भाई, किसी का भी स्लोप जो होता है या कोई भी चीज एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एंगल पे झुका होगा ना, तो इस केस में हम लोग स्लोप निकाल ही नहीं पाते। जब कॉर्नर पॉइंट मिलता है तो हम लोग स्लोप निकाल नहीं पाते हैं। स्लोप निकाल नहीं पाते हैं मतलब क्या, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है। मतलब फंक्शन क्या होता है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है। बात समझ में आई क्या? तो कर्व का ओपनिंग ऊपर भी हो सकता है, और क्या, ये मान लो ऐसा गया और मान लो ऐसा गया, तो यहाँ तो डिसकंटीन्यूअस हो गया, तो यहाँ पे तो ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे। जब कर्व ही नहीं है तो स्लोप क्या निकालोगे यार, है कि नहीं? मान लो कर्व ऐसा हो गया, ऐसा हो गया और फिर ऐसा हो गया, तो इस केस में तो कर्व ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब कर्व ही नहीं है तो किसका एंगल निकालोगे, नंबर एक। दूसरी बात, अगर कर्व है लेकिन कॉर्नर पॉइंट है, तो इस केस में आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टेंजेंट पॉसिबल नहीं होता, मतलब आपको कॉमन डिफरेंशियल नहीं मिलेगा। तो ये था आपका मोटा मोटा कहानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर होता है तो क्या होता है। ठीक है, हालांकि मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ छोटे में, एक संक्षेप में इन बातों को मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। संक्षेप में इन बातों को मैं लिख दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। सर कभी वो 90 डिग्री भी हो सकता है। हाँ बेटा, 90 डिग्री भी होता है। ऐसे केस में उसका नाम हम लोग देते हैं वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, थीटा 90 डिग्री हो सकता है, ऐसे केस में उसका नाम हम लोग देते हैं वर्टिकल टेंजेंट। इस केस में dy बाई dx की वैल्यू इनफाइनाइट आती है बेटा, इस केस में dy बाई dx की वैल्यू इनफाइनाइट आती है। ऐसे केस में इसका नाम होता है वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, ऐसे केस में इसका नाम क्या होता है आपका, इसका नाम होता है वर्टिकल टेंजेंट। ऐसे केस में आपका नाम क्या होता है, वर्टिकल टेंजेंट नाम होता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ग्राफ में कर्व बनाए हैं उसका मिरर इमेज रख सकते हैं। क्या करना है बना करके मिरर इमेज, मतलब उसका औचित्य होना चाहिए ना बेटा। सर आवाज बहुत कट हो रही है। आवाज 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 पहुंच जाओ, बिना कटे पहुंच जाओ। ये आवाज बिना कटे पहुंचो। ओके, मैं नया चित्र बनाता हूं। सर जो आप क्वेश्चन दिए थे उसको ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, कौन सा क्वेश्चन दिए थे यार? सर आप बता रहे हैं लेकिन हम लोग तक नहीं आ रहा है, वॉइस कट जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम धीमे धीमे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन दिए थे निखिल, कौन सा क्वेश्चन दिए थे हम? थीटा वाला, कौन सा थीटा वाला है? खैर फिलहाल मैं कुछ बातें मैं लिखने जा रहा हूँ, तो लिखूँ। मैं बोल कम रहा हूँ, लिखूंगा ज्यादा। सर फिगर में तो आप एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बनाए हैं। ये मैं यहाँ दिखाया हूँ अवंतिका बच्चा। देखिए, हाँ अच्छा है, अच्छा है आपका सवाल, अच्छा है। सुनिए सुनिए सुनिए, अवंतिका का एक डाउट है, सर फिगर में तो आपने एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बनाया है। हाँ, हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि इस पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट बन पा रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना बेटा कि आप एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है। टेंजेंट गिव्स यू द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी स्लोप जो है ना एक पर्टिकुलर एंगल पे ही इंक्लाइंड होगा। जैसे हम कहें कि तुम 30 डिग्री पे झुकी हो और हम यही कहें तुम 60 डिग्री पे भी इंक्लाइंड हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना बेटा कि हम एक ही टाइम पे 30 डिग्री भी इंक्लाइंड हो और 60 डिग्री भी इंक्लाइंड हो। तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही होता है।
अगर एक से ज्यादा टेंजेंट आप खींच पा रहे हैं मतलब आप उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, हम कहते हैं ऐसे केस में टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे केस में क्या होगा, टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमने ड्रॉ करके दिखाया कि अगर एक से ज्यादा टेंजेंट आप बना रहे हैं इसका मतलब ये फर्जी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ये फर्जी पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। या यू कैन से फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। चलिए लिखिए, इफ अ फंक्शन is differentiable at a given point, then it means the slope of the curve at that point is possible to find. But if the function is non-differentiable at the given point, it means slope of the curve, slope मतलब angle of inclination, angle of inclination with x-axis, slope of the curve is not possible to determine at that point. Note, only one tangent is possible if a function is डिफरेंशिएबल। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा केवल एक टेंजेंट ही पॉसिबल होगा, एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल नहीं होंगे। नंबर एक। दूसरी बात, फंक्शन या कर्व, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल if it is continuous and have no corner points, या स्मूथ कर्व, हाँ फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा। देखो अभी ये जो थ्योरी लिखवा रहा हूँ इन सबका मैथमेटिकल प्रूफ है, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कॉर्नर पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा कैसे बनते हैं, लेकिन ये सब तब बताऊंगा जब मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा।
ठीक है, इन सब के बारे में और डिटेल जानकारी दूंगा जब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि अभी बिल्कुल ट्रैक से हम लोग हट जाएंगे अगर डिफरेंशियबिलिटी में आएंगे, वो नया चैप्टर ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुद्दा छिड़ गया, इसलिए आपको मैंने डिफरेंशियबिलिटी बारे में हल्का फुल्का ज्ञान दे दिया, जो कि जरूरी भी था, हाँ। आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप द मैसेज बेटा, मैसेज टाइप कर दो। चलिए, तो हम लोग जो है कि अगले स्क्रीन पे आते हैं। कॉसेक्स के बारे में जान गए थे, 10x के बारे में बात करने जा रहे हैं। 10x के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये मिटा दे रहे हैं। तो y इक्वल टू fx बराबर 10x। y इक्वल टू fx इक्वल टू 10x। ठीक है भैया। अच्छा, तो 10x के बारे में जानते थे वो। हाँ, ग्राफ देखते हैं इसका। ग्राफ बहुत सिंपल सुंदर ग्राफ होता है इसका। तो ग्राफ है आपके पास। सर sin x का वीडियो सेट प्लस पर नहीं अपलोड हुआ है। हाँ, नहीं हुआ। अगर रक्षाबंधन था ना बेटा, तो मैं बाहर था। हाँ, थोड़ा आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया होता है ना। अभी पहुंचेंगे तो हो जाएगा। कल तक हो जाएगा, कल परसों तक, परसों हो जाएगा मान के चलो। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन का यूज यही यूज है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व के बारे में जानना हो कि कब किस एंगल पे इंक्लाइंड होगा, तो भी हम डिफरेंशिएशन का यूज केवल इसलिए करते हैं कि हमको किसी भी कर्व का स्लोप मालूम चल जाए, खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। जब हम डिफरेंशिएशन का एक्सक्लूसिव चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब हम लोग डिफरेंशिएशन का एक्सक्लूसिव चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस समय में डिफरेंशिएशन का यूज हर टॉपिक में बताऊंगा फिर से। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, लॉगरिथम में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, सब में क्या क्या है। ठीक है, हमारे अलजेब्रिक फंक्शन में क्या है, सब में हम तो उसका यूज जानते हैं। ठीक है, और यूज बस इतना सा है, अब नाम ही है चैप्टर का। आप अभी पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नाम क्या है उसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का चैप्टर ही है क्लास 12 में, जहाँ आप डिफरेंशिएशन का खाली एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसके लिए क्लास 12 में आना पड़ेगा आपको। तो हम लोग बनाते हैं ग्राफ 10x का। चलो, फिर से वही कहानी। 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 3 पाई 7π/2 4 पाई, ऐसे ज्यादा रहेगा आगे। -π/2 माइनस पाई -3π/2 -2 पाई -5π/2 -3 पाई
-7π/2 -4π, ऐसे चलता रहेगा। ये हमें मालूम है 1090 इनफाइनाइट होता है, शायद आप लोग को मालूम होगा 1090 इनफाइनाइट होता है। और 1090 ही नहीं, तो क्या बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिक समझो, सुनो कहानी। हम क्या कह रहे हैं, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो एट cos x इक्वल टू 0 tan x क्या बन जाएगा उसका, इनफाइनाइट। बोलो है कि नहीं, जब जब cos 0 हो जाएगा तब तब tan क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो cos x 0 कहाँ पे होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं सर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। कहाँ कहाँ 0 होता है सर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos 0 होता है, बोलो आर है। हम कह रहे हैं भाई cos कहाँ कहाँ 0 होता है, भैया cos x इक्वल टू 0 होता है सर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, अभी हम लोग पढ़े हैं ताजा ताजा। तो tan x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। इसलिए हम हर π/2 पे के ऑड मल्टीपल पे हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं, जहां पे हम दिखाएंगे tan क्या है, इनफाइनाइट। जहां पे tan क्या है बेटा, इनफाइनाइट। बात समझ आ रही है। ऐसे बनता है, ठीक। तो ध्यान देंगे। अच्छा, और क्या बात है मालूम है, और क्या बात है, जब साइन 0 होगा, जब साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा, tan x क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। हाँ, तो ऊपर वाला 0 तो tan भी 0। साइन 0 कहाँ होता है, x इक्वल टू n पाई पे। साइन कहाँ का 0 होता है, n पाई मतलब 0 पाई 2 पाई। ग्राफ देखो साइन का, या प्रॉपर्टी देखो, साइन x 0 होता है n पाई पे, आपको याद भी होगा, हमने याद कराया था। तो जितना n पाई है मतलब 0 पाई 2 पाई, इन सब पे tan भी 0 होता है, इन सब पे tan भी 0 होता है, इन सब पे क्या होता है भैया आपका, tan भी 0 होता है। यहाँ डॉटेड लाइन बनाना भूल गया। इन सब पे बच्चा सक्षम, कोई सवाल मन में, इन सब पे tan भी 0 होता है, -पाई -2 पाई, इन सब पे tan भी 0 होता है, क्योंकि साइन 0 होता है। जहां जहां साइन 0 वहां वहां tan 0, जहां जहां cos 0 वहां वहां tan इनफाइनाइट, जहां जहां cos 0 वहां वहां tan इनफाइनाइट, जहां जहां साइन 0 वहां वहां tan भी 0। अच्छा, तो π/2 पे क्या होता है, tan 90 डिग्री, मतलब ग्राफ कहीं ऊपर जाएगा हवाओं में, सॉरी, π/2 पे क्या होता है, tan 90 डिग्री मतलब इनफाइनाइट। मतलब जैसे ही हम π/2 की तरफ बढ़ेंगे, ग्राफ क्या होगा, इनफाइनाइट की तरफ भागेगा। ध्यान देना, जैसे ही हम π/2 की तरफ बढ़ेंगे, ग्राफ यहाँ पे 0 है और यहाँ से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 कहाँ जाएगा, आपका ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। कहाँ जा रहा है बेटा, ये जा रहा है बाबू अनंत की तरफ। ठीक है, ये इस डॉटेड लाइन के इधर ही रहेगा, लेफ्ट साइड में ही रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल सीधा भागेगा, कहाँ से जाएगा, आपका अनंत तक जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे आपका अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। ठीक, अच्छा, 0 से पीछे आएंगे, जैसे ही 0 से पीछे आएंगे बेटा, अब नेगेटिव क्वाड्रेंट मतलब क्या, मतलब हम क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे ना, तो इधर क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा -π/2। जैसे ही हम 0 के पीछे आएंगे, जैसे ही हम 0 के पीछे आएंगे, tan किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, tan आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan आप कहाँ आ जाएगा, आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे ही हम 0 से -π/2 तरफ चलेंगे, तो tan आपका कहाँ जाएगा, आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यार tan नेगेटिव होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में भैया tan नेगेटिव होता है बच्चा। तो यहाँ पे अच्छा, और -π/2 पे बनना है इनफाइनाइट, लेकिन नेगेटिव मतलब माइनस इनफाइनाइट, कहाँ जाएगा ये, अब जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, ये चलता जाएगा इस लाइन के इधर। तो ये ग्राफ आपका होता है tan का। जैसे ये देखो π/2 -π/2 दोनों ही क्या है, ऑड मल्टीपल है π/2 के, एक 1 से मल्टीप्लाई है, एक -1 से मल्टीप्लाई है। तो दोनों ही केस में tan को बनना इनफाइनाइट है, लेकिन ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ना,
जीरो से अगर आप नेगेटिव एंगल पे जा रहे हो मतलब आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना, हम लोग पढ़े थे क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हो मतलब कहाँ पे हो, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, मतलब इनफाइनाइट नहीं, अब माइनस इनफाइनाइट तरफ जा रहा होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, और यही ग्राफ रिपीट होता है। मतलब सर, मतलब देखो अब π/2 पे तो इनफाइनाइट है, π/2 के लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी इनफाइनाइट होगा, लेकिन डिपेंड करता है। अच्छा π/2 से पाई, अगर हम π/2 से पाई की बात करें तो ये आपका होता है π/2, यहाँ से पाई मतलब ये वाला सेक्शन ना, यहाँ पे हम सेकंड क्वाड्रेंट में है। π/2 से पाई में हम लोग कहाँ पे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan खाली पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। tan अगर नेगेटिव होगा तो ग्राफ क्या बनेगा आपका, नेगेटिव क्वाड्रेंट मतलब कि एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, पाई पे 0 है और π/2 पे इनफाइनाइट मतलब और नेगेटिव भी है मतलब नीचे बनेगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा पाई से 3π/2, ये आपका पाई होता है, 3π/2 मतलब ये वाला पाई से 3π/2 मतलब हम यहाँ पे हैं, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan यहाँ पॉजिटिव होगा और 3π/2 पे tan इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से tan आपका बेटा ऊपर जाएगा, सीधा ऐसे ऊपर जाता रहेगा। यही ग्राफ रिपीट होता है, यही ग्राफ आपका रिपीट होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये लड़ गया, यही ग्राफ आपको क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है भैया, यही ग्राफ आपका रिपीट होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। ठीक है, ठीक बच्चा, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। फटाफट बना लो, फटाफट बना लो, इनके बारे में जानना है हम लोग को, इनके बारे में जानना है हम लोग को। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, फटाफट बना लो भैया। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज पे आते हैं भैया। सर सारे डिजाइन साइन कॉस और tan के ग्राफ के बेसिस पे बनता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे डिजाइन मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। यॉर्कर मार रहे हैं और बैट्समैन ढेर हो जाएंगे सर। आयुष ध्यान दो बेटा, हाँ ये एक्चुअली ये जो चीजें है ना ये नई है, ये ग्राफ हमें याद करना है, समझाना आपके लॉजिक में नहीं है, हम समझा रहे हैं, वो हमारी मतलब मेरी आदत है। मैं आपको tan ग्राफ बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको कोई भी टीचर क्या करेगा, ग्राफ बनाएगा, कहेगा भाई ऐसे ग्राफ होता है, अभी समझ लो बाद बताएंगे। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ, ये आपको मैं एड ऑन देना चाह रहा हूँ। अगर ग्राफ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो डरने की बात नहीं है, वो धीमे धीमे क्लियर हो जाएगा, 11th खत्म होते होते क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 11th खत्म होते होते क्लियर हो जाएगा, और ऐसा कोई अभी जरूरत नहीं है आपको बोर्ड में ग्राफ, ग्राफ आएगा तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे, बस यही मतलब होता है। जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप एक पेज लगाते हो, ग्राफ से वही क्वेश्चन मैं एक लाइन में सॉल्व कर दिखाऊंगा। इससे फायदा क्या होता है हम लोग को, फायदा ये होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लगा लेते हैं, और कोई इशू नहीं है। फिर से एक नोटिस आपको लोग के लिए, ग्राफ आप बस याद करिए, समझने की कोशिश ज्यादा ना करिए अगर समझ में ना आ रहा हो तो। ठीक है, ग्राफ बस आपको ध्यान में होना चाहिए, हाँ ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, बाकी धीमे धीमे आप लोग इसको समझने भी लगेंगे, धीमे धीमे। फिलहाल में ग्राफ याद करिए, प्रॉपर्टीज पे आइए। मैं ग्राफ केवल इसे बना रहा था ताकि प्रॉपर्टी दिखा सकूं। प्रॉपर्टी 1, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट चलिए ठीक है, आ रहा तो अच्छी बात है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन मतलब क्या होता है, हम वो इनपुट अपने डोमेन में नहीं लेते हैं जहां जहां फंक्शन इनफाइनाइट बन जाए। तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, -5π/2, ये सारा जो मैंने सर्कल कर दिया, ये सारे पॉइंट पे ग्राफ जो है देखो टूट गए हैं, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं। ये सारा ही पॉइंट हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 2n + 1 π/2,
डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। n क्या है आपका, इंटीजर है। n क्या है आपका, n है आपका इंटीजर। n है बेटा आपका इंटीजर। बहुत बढ़िया आदित्य बेटा, सुखी रहो। हाँ बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब सर। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, बहुत बढ़िया बेटा। तो क्या कह रहे हैं, जो डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है बेटा, ये रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ये एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, रेंज जो है फंक्शन का वो है पूरा रियल नंबर। ऐसा क्यों सर, देखो ना ग्राफ कहां से कहां तक बन रहा है। रेंज मतलब वाई एक्सिस, देखो ग्राफ तो प्लस इनफाइनाइट तक गया है और माइनस इनफाइनाइट से आया है, तो ग्राफ क्या है, पूरा रियल नंबर कवर कर रहा है। तो इसका रेंज जो होता है tan का, वो पूरा रियल नंबर होता है। tan x का जो रेंज होता है बेटा, वो पूरा रियल नंबर होता है। tan x का जो रेंज होता है वो पूरा रियल नंबर होता है। बात समझ आई क्या? tan का जो रेंज होता है वो पूरा रियल नंबर होता है। अच्छा एक काम करेंगे, सुनो, एक काम करेंगे, आप लोगों का ना एक मीटिंग रखवाते हैं, आप लोगों के सीनियर से, जो इस बार 97 और 96% से आए हैं, और जो जेई मेंस क्वालिफाई किए थे, अभी तो मान लो एडवांस हुआ ही नहीं इस बार, और अल्टीमेटली दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। एक दिन वो काउंसलिंग कराते हैं, दे विल गिव यू सम टिप्स और सम ट्रिक्स ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स इन 11th एंड 12th। हाँ, तो आप थोड़ा सा रूबरू हो सकोगे कि सर कैसे करते हैं। हालांकि आपने 10th में बड़ा एक्सेल किया है, तो लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। चलिए tan x के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक काउंसलिंग कराते हैं उन बच्चों से जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए थे अपने 12th में। ठीक है, न्यू मीटिंग नहीं होगा आज नया मीटिंग नहीं होगा, अगली क्लास में होगा। ठीक है, अगले सेशन में, नेक्स्ट टर्म में। हाँ, इन नेक्स्ट टर्म।